अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज हम देखेंगे कि प्रेसी राइटिंग क्या है, प्रेसी राइटिंग के क्या असेंशियल पॉइंट्स होते हैं और प्रेसी राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और प्रेसी राइटिंग किस तरीके से की जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले ये जानें कि प्रेसी राइटिंग है क्या। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी के बारे में कहा जाता है प्रेसी इज़ नॉट अ साइंस बट एन आर्ट। अब ये क्यों कहा जाता है कि बेसिकली साइंस, प्रेसी राइटिंग एक साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस जो है ये कोई ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है कि आपको 2+2 आपको पता हो कि 4 आता है या 3 टाइम्स 5 आप हर एक को पता है कि 15 आता है। ये इस तरह नहीं है, ये है आर्ट। और आर्ट के लिए का जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आप एक प्रोसेस से गुज़रें और उस प्रोसेस का नाम है लर्निंग बाय डूइंग। ये जो प्रोसेस है लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो काम आप करके सीखें। अगर आपको प्रेसी राइटिंग में महारत हासिल करनी है, अगर आपको प्रेसी राइटिंग में कमांड हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ भी प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी, और तीसरी चीज़ भी प्रैक्टिस है जो कि आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बग़ैर आप प्रेसी राइटिंग नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसे आर्ट कहा जाता है, साइंस नहीं कि आपने एक बार एक चीज़ कर ली आपको समझ में आ गई। इस तरह नहीं होता है। ये आर्ट है। आर्ट आपको हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आप कोई ऐसा आर्टिस्टिक काम करते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेसी राइटिंग जो है वो चूँकि एक आर्ट है और आपको आर्ट में महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं कि प्रेसी राइटिंग है क्या चीज़। जैसा कि नाम से हमें पता है कि प्रेसी जो वर्ड है ये प्रिसाइज से निकला है, और प्रिसाइज का मतलब होता है टू शॉर्ट, टू एग्जैक्ट या कंसाइज करना। किसी भी चीज़ को जब आप बहुत ही कंसाइज करते हैं, शॉर्ट करते हैं, उसे कहते हैं प्रेसी। आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपने शॉर्ट करके लिखना होता है। एग्जैक्ट आपने लिखना, एग्जैक्ट का वर्ड ये है कि जो हाईली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एक्चुअल आइडिया है उसे आपने बयान करना है। जो एक्सप्लेनेशन है उसे आपने एक्सक्लूड कर देना है, और जो मेन आइडिया है उस पे आपको फोकस करना है। और आपको इस तरीके से कंसाइज करना है गिवन पैसेज को कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ओवरलुक ना हो, वो रह ना जाएं। उन्हें आपने हाईलाइट करना है। आपने चीज़ पैसेज को कंसाइज तो करना है, उसे शॉर्ट तो करना है, प्रिसाइज तो करना है, लेकिन ऐसे करना है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निगलेक्ट ना हो जाएं, वो एक्सक्लूड ना हो जाएं। उन्हें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। हिट द बुल्स आई, आपने स्पॉट ऑन करना है जो मेन टारगेट है। टारगेट से मुराद यहाँ पे फिर वही बात, मेन आइडिया, जो पैसेज का मेन आइडिया है आपने उसको पिक करना है। ये जो महारत है ना, ये जो स्किल है कि आप एक पैसेज आपको दिया है और उसमें से आप बहुत ही महारत के साथ जो मेन आइडिया है ना उसे आप फोकस कर लें। आपका जहन, आपका दिमाग, आपकी नज़रें उस मेन आइडिया पे टिक जाएं। ये आपको ये बेसिकली प्रेसी की ये चीज़ जान है कि आपने एक पैसेज में से मेन आइडिया को पिक कर लिया, आपने उसे आपने टारगेट कर लिया। यही प्रेसी की जान है। और आपने अगर प्रेसी में कमांड हासिल करनी, अगर आपने पैसेज में से ये करना सीख गए अगर आप
कि आपको एक पैसेज गिवन है और उसमें से आप मेन आइडियाज़ को टारगेट करना सीख गए, तो इसका मतलब कि आपको प्रेसी राइटिंग आ गई। अब प्रेसी राइटिंग को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल थ्री इडियट्स, एक जो एक मूवी थी आमिर ख़ान की, सब ने ही देखी होगी ये मूवी। उस इस मूवी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्लिप है, वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लिप को देखने के बाद जो प्रेसी राइटिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। मशीन का डेफिनेशन बोलो। यस Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात है, परफेक्ट। बेटा प्रेसी करो इसकी। Sir, a machine is anything that reduces human effort, sir. तो ये इसमें जो जिस तरीके से आमिर ख़ान ने, जो दूसरा करेक्टर था उसका नाम था चतुर और आमिर ख़ान का नाम था इसमें रैंचो। रैंचो ने जिस तरीके से बयान किया कि व्हाट इज़ मशीन, दैट इज़ दी प्रेसी, और जो पहले जो चतुर जो बयान कर रहा था वो बेसिकली था एक तरह से पैसेज था। तो ये तरीक़ाकार होता है कि आपको अगर एक पैसेज दिया हुआ है, आपने उसे बड़े ही आसानी के साथ बहुत ही क्लियर आइडियाज़ के साथ आपने उसको बयान कर दिया, ये कहलाती है प्रेसी। अब प्रेसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करते हैं प्रेसी हम, वजह क्या है इसकी? वजह उसकी ये है कि आपको एक बहुत बड़ा पैसेज दिया हुआ है, आपको उसे उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मेन आइडिया है, उसे आपने बयान करना है। ये ऑब्जेक्टिव होता है प्रेसी का। एक पैसेज आपको गिवन है, उसका मेन आइडिया आपने लेना है और उस मेन आइडिया को आपने एलेबोरेट करना है। कैसे करना है? बहुत ही सिंपल तरीके से, कोहेरेंट मैनर में, कि जो जिस तरीके से अभी रैंचो ने, आमिर ख़ान ने जिस तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन को बड़े ही आसान तरीके से बयान किया, ये है प्रेसी की ऑब्जेक्टिव। ये प्रेसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एक लॉन्ग पैसेज को बहुत ही आसानी के साथ क्लियरली कोहेरेंट मैनर में बयान करते हैं। कोहेरेंस मींस जो आइडियाज़ हैं ना, वो उन आइडियाज़ का आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये आगे भी डिस्कस करेंगे हम कि कोहेरेंट मैनर से क्या मतलब है। प्रेसी की जान जो है ना, जो चेक करने वाला होता है, वो जब ये देखता है कि ये जो चीज़ों को इसने अंडरस्टैंड किया है और इसने अपनी लैंग्वेज में बयान किया है, नेचुरल लैंग्वेज में बयान किया है, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है जो आपकी प्रेसी जो चेक कर रहा होता है। अगर आपने पैसेज में से वर्ड्स को बोरो नहीं किया बल्कि अपने ख़ुद अल्फाज यूज़ किए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है जो चेक कर रहा होता है आपकी प्रेसी। और प्रेसी का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो पैसेज आपको गिवन है, आप ओरिजिनल आइडियाज़ को प्रिजर्व करें, आप ओरिजिनल आइडियाज़ को चेंज ना होने दें। जो ओरिजिनल आइडिया है, जब चेक करने वाला देखे तो उसे ये इम्प्रेशन मिले कि हाँ, ये जो जिसने प्रेसी की है उसने बहुत ही सिंसेरिटी के साथ की है, जो ओरिजिनल आइडिया है उसे मस्ख नहीं होने दिया, उसे चेंज नहीं होने दिया, बल्कि उसे प्रिजर्व किया है। अपने अल्फाज तो इस्तेमाल किए हैं लेकिन ओरिजिनल आइडिया में कोई चेंजिंग लेकर नहीं आया है, कोई एडिशनल चीज़ उसने, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने इंक्लूड नहीं की है। जिसे हम कहते हैं ना कि हम अपनी शरीयत में जो बिद्दत जिसे कहते हैं, कोई उसने बिद्दत नहीं की है, कोई उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं की है, बल्कि जो चीज़ जैसी है
स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आइडियाज़ की। जो आइडिया बताया गया है पैसेज में, उसी आइडिया को एज इट इज़ बयान किया गया है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में क्लैरिटी के साथ, कोहेरेंस के साथ और मेन आइडियाज़ को फोकस करते हुए। अब देखते हैं कि एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं, बुनियादी पॉइंट्स क्या हैं प्रेसी राइटिंग के। सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटनेस। दूसरा है कॉम्पैक्टनेस। आपकी राइटिंग में जो आप प्रेसी कर रहे हैं उसमें कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए और लॉजिकल एंड नेचुरल सीक्वेंस होनी चाहिए। अब ये चीज़ें हैं क्या, मैं आपको बयान करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ 1 to 1। कंप्लीटनेस से क्या मुराद है? कंप्लीटनेस से मुराद ये है कि जो पैसेज आपको गिवन है, आपने उसको बड़ी ही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपने मेन आइडियाज़ में चेंजिंग नहीं की है। जो अभी हमने पीछे बात की है, प्रिजर्व किया है आपने मेन आइडिया को। अगरचे आपने अपनी लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन आपने मेन आइडिया को प्रिजर्व किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ही आपको नंबर दिलाती है। अगर आप मेन आइडियाज़ में चेंजिंग करते हैं, कोई इसमें एडिशन करते हैं या कोई चीज़ आप एक्सक्लूड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके नंबर्स भी उसी हिसाब से माइनस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको फेथफुल रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है मेन आइडिया से रिलेटेड। ये कहलाता है कंप्लीटनेस। दूसरी चीज़ आती है कॉम्पैक्टनेस, कि आपने जो वर्ड्स और सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं वो पूरे के पूरे पैसेज को, जो मेन आइडिया है, उसे एक्सक्लूड नहीं किया। जिस तरह हमने देखा रैंचो आमिर ख़ान ने जो सवाल पूछा गया था व्हाट इज़ मशीन, उसको बड़े ही आसान क्लियर अंदाज में बयान किया कि डेफिनेशन क्या है, मशीन क्या है। बहुत ही जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, जो सेंटेंस इस्तेमाल किया, वो उसमें क्लैरिटी थी बहुत ज़्यादा। तो और शॉर्ट था, लेकिन जो एक्चुअल जो सवाल पूछा गया था उसको स्पॉट ऑन किया, उसको जो मैंने पीछे बात की हिट्स द बुल्स आई किया उसने, और अपने अल्फाज यूज़ किए, लेकिन मैसेज पूरा का पूरा दिया। ब्रेविटी कहते हैं शॉर्टनेस को। आप चीज़ों को जब आप शॉर्ट करेंगे तो आपने, जो मैं बात कर रहा हूँ महारत की, स्किल की, यही स्किल आपने डेवलप करना है कि जो पैसेज आप पढ़ेंगे उसमें से आपने असेंशियल और नॉन असेंशियल चीज़ों को फाइंड आउट कर लेना है आपने, कि असेंशियल पॉइंट्स कौन से हैं और नॉन असेंशियल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आप जो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स नॉट आइडियाज़, जब हम शॉर्ट हम करेंगे तो आपके वर्ड्स तो आप इकोनॉमिकली हो सकते हैं कि आपके जो वर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली 1/3 जब हम करना होता है तो ऑब्वियसली आपको वर्ड्स के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूसी करनी होती है। आपको बहुत ही स्मार्टली वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं जो कि आपके जो मेन आइडिया है उसे कैरी कर सके, उसे प्रिजर्व कर सके। लेकिन आइडियाज़ जो है ना, उसमें शॉर्टनेस नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स में शॉर्टनेस होनी चाहिए। ये कहलाती है ब्रेविटी। अब क्लैरिटी तो ऑब्वियसली कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आप चीज़ों को बयान कर रहे हैं, जो पैसेज आपने पढ़ा है उसको जब अपने अल्फाज में लिख रहे हैं तो आपके अल्फाज में क्लैरिटी होनी चाहिए, अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, कोई ऐसी डबल मीनिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ब्रीफ प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे कि रंचो ने, आमिर ख़ान ने जिस तरीके से व्हाट इज़ मशीन को डिफ़ाइन किया था, क्लियर था, अनएम्बिग्यूअस था और बहुत ही ब्रीफ था। इसी तरीके से आपको प्रेसी करनी है। कोहेरेंस का मतलब ये है कि चूँकि पैसेज बड़ा होता है, आपने लिखना होता है 1/3 करके, कम से कम अगर लेट सपोज़ के 100, 200 या 300 वर्ड्स का पैसेज है
तो आपने उसका 1/3 लिखेंगे आप, जब तकरीबन 100 वर्ड्स तकरीबन, तो उसमें आपने फिर जो है वो ये देखना है कि जब आप पैसेज बनाएंगे तो जो सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगे, पैराग्राफ आप यूज़ करेंगे, वो जो सेंटेंसेस हैं, वो जो पैराग्राफ्स हैं, उनमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक पैराग्राफ दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। ये जो कनेक्टिविटी है, ये आप कनेक्टर्स जो वर्ड्स होते हैं जैसा कि फर्दर, मोर, मोर ओवर, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, इन एडिशन टू इट, एडिशनली, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, इनका आपने इस्तेमाल करना है कोहेरेंस, अपना एक जो प्रेसी है उसे कोहेरेंस बनाने के लिए, कोहेरेंट बनाने के लिए, या अपने कनेक्टर्स को यूज़ करना है। आपने सेंटेंसेस, जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस हैं, वो आपने ऐसे रखनी है कि एक सेंटेंस दूसरे से कनेक्ट करे। अच्छा, लॉजिकल एंड नेचुरल सीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये है क्या चीज़। इसको बताने के लिए आप ये आपको समझ लें आप, कि इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि लेट्स सपोज़ आपने एक पैसेज में 4 बातें की हैं। आपने एक बात की, मतलब एक आइडिया शेयर किया, दूसरा आइडिया, आप दूसरे आइडिया के मुतालिक बात की, तीसरे आइडिया के मुतालिक बात की, चौथे आइडिया के मुतालिक बात की। तो ये जो लॉजिकल एंड नेचुरल सीक्वेंस है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो रीडर है ना, वो जब आपका सेकंड आइडिया पढ़े तो वो आपके पहले आइडिया को भूले नहीं। जब वो आपका थर्ड आइडिया पढ़े तो पहले 2 आइडियाज़ को अपने जहन में रखे वो, और जब चौथा आइडिया पढ़े तो जो तीन जो रिमेनिंग आइडियाज़ हैं, जो पहले वाले 3 आइडियाज़ हैं, उन्हें वो भूले नहीं। इसको कहते हैं लॉजिकल एंड नेचुरल सीक्वेंस। आपका जो आइडिया है वो ऐसे मूव करे जैसे कि कोई नहर, पानी की नहर बहती है, इस तरीके से मूव करे वो। और स्मूथ ट्रांजिशन, वही स्मूथ ट्रांजिशन ऐसे ही पॉसिबल है कि जो आप आइडियाज़, आप 4 आइडियाज़ आप डिस्कस कर रहे हैं, तो रीडर आप हर आइडिया को अपने जहन में रखे। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप सीक्वेंस इस तरीके से बनाएं, आप आइडियाज़ को की ट्रांजिशन ऐसे करें, उनकी ट्रांजिशन कि एक दूसरे से वो कनेक्ट करें, एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट करें वो। और इसके लिए जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको कि ये कैसे पॉसिबल है, या आप ख़ुद कैसे ये जज कर सकते हैं, तो वो ऐसे ही जज कर सकते हैं कि जब आप सेकंड आइडियाज़ की बात करेंगे तो पहला आइडिया आपके जहन में होगा, और जब थर्ड आइडिया की बात करेंगे तो पहले 2 आइडियाज़ आपके जहन में होंगे। अच्छा, आपने ये सब चीज़ें कर ली। अब हम नटशेल में बात करते हैं कि बेसिकली आपको जब आपको पैसेज मिलेगा तो आपने करना क्या है। हम इसके मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अंडरस्टैंडिंग द गिवन पैसेज वेल, आपको अंडरस्टैंड करना है जो गिवन पैसेज है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कम्प्लीटली। आप उसको 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें और उसको रख दें। फिर जब आप 3 बार पढ़ लेंगे और आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और आपको समझ में आ गया है, जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो उसे एक साइड पर रखें पेपर को, और फिर ख़ुद से जहन में सोचें कि आपने क्या क्या पढ़ा है। आपके जहन में अगर सीक्वेंस बनेगा ना, तो फिर समझ लें कि आपको आइडियाज़, आपको पैसेज समझ में आ गया है। अगर आपको आपके जहन में सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ नहीं बन रहे, जो आपने पढ़ा है उसे जब आप अपने जहन में लाएंगे, तो अगर आइडियाज़ का सीक्वेंस नहीं बन रहा तो इसका मतलब कि आपको अंडरस्टैंड सही तरीके से नहीं हुआ है, और अगर बन रहा है तो इसका मतलब कि आपने पैसेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। अच्छा, फिर उसके बाद जो मेन आइडियाज़ हैं पैसेज के, उसे अंडरलाइन कर लें आप। तीसरी चीज़ आप ये करें कि आपको पहली चीज़ क्या हुआ कि आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ ये हुआ कि आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, मेन आइडियाज़ को हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि अपना एक रफ़ ड्राफ्ट बनाएं। अब जिस तरह मैंने कहा था ना, पहले आपने जहन में आपने सोचा था, 1 बार 3 बार पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद अपने जहन में लेकर आए थे, वो जो आपके जहन में है ना, उसे आप पेपर में लिख लें, आप रफ़ में।
अच्छा, आपने ये जहन में रखना है कि आप जो मेन आइडियाज़ हैं, जो ऑथर का व्यू है, आपने उसे उस पर फोकस करना है। आपने अपना कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, जो ऑथर का व्यूज़ है उसे आपने देखना है। आपने ये जहन में रखना है कि आप नरेट कर रहे हो। आप जिस तरीके से आप पिक्चर मैच देखते हैं, आप किसी स्टेडियम में जाते हैं और क्रिकेट मैच देखते हैं, तो आप क्रिकेट मैच खेल नहीं रहे होते, आप देख रहे होते हैं, आप नरेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने ये प्रेसी राइटिंग को परफॉर्म करना है कि आपने एज आ ऑथर नहीं करना, आपने ये करना है कि आप एक आप तमाशा देखने वाले हो। आपने एक तमाशा देखा और आपने फिर उसे अपने अल्फाज में लिख दिया। ये प्रेसी राइटिंग में इस तरह की अप्रोच होती है। अच्छा, फिर अगर पैराग्राफ अगर डिफरेंट है, मतलब 2 पैराग्राफ का है या 3 पैराग्राफ का है कोई भी पैसेज, तो आपने जो है उसे क्या करना है, आपने उसके मेन आइडियाज़ को, हर पैराग्राफ के मेन आइडियाज़ को आपने अंडरलाइन कर लेना है, उसे मार्क कर लेना है, उसे हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर दें। आपका जो ड्राफ्ट होगा ना, जो ड्राफ्ट आपने बनाया है, जो ड्राफ्ट आपने यहाँ पे बनाया है, वो बड़ा ही सिंपल होना चाहिए, कंसाइज, क्लियर और कोहेरेंट होना चाहिए, ताकि आपको जब फाइनल फॉर्म में आप लिखें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। अच्छा, 1/3 होना चाहिए, ये तो सबको पता ही है। फिर आपने जब आपको ये सब कुछ हो जाएगा, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये इस चीज़ के मुतालिक बात की जा रही है, तो फिर आप एक सूटेबल टाइटल उसे दे दें, जो भी आप प्रेसी जो आपने की है उसे। अब ये है सैम्पल। वी शुड फेस फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट। वी आर मल्टीलिंगुअल, इट इज़ ट्रू, and a very poor country too. The fear of getting employment and not getting employment springs out of that poverty of ours. But once we took courage in both our hands and began to work, poverty would vanish. And then those languages which have created a narrow regional spirit, instead of being the curse that they seems to us today, would function as magnificent vehicle of expression for rich variety of culture, pattern and modes of living and thoughts that we have developed. Let us hope that they dawns very soon. A regional language as the medium of instructions can facilitate the process of education. It helps the child to learn with the ease and interest, but if it is thrust on an unwilling minority used to another allied language, it can vitiate the very process of education. It is supposed to help and would create difficulties of socio-political nature. आपने इसे 3, 4, 5, जब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, इसे आपने पढ़ना है। जब आपने पढ़ लिया तो अब आप क्या करेंगे कि मेन आइडियाज़ को हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। ये है मेन आइडियाज़ जो कि इस पैसेज में बात की गई है। जो बोल्ड हुए हैं ना, ये वो चीज़ हैं जो कि आमिर ख़ान ने, जो कि रेंचो ने कही थी, और जो बोल्ड नहीं हैं ये वो हैं जो कि चतुर जो नाम था उसका उसने जो कहा था उसने जो कहा था, ये बेसिकली वो हैं। तो मेन आइडियाज़ को आपने हाईलाइट करना है और फिर आपने क्या करना है, इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को जो आपने हाईलाइट किए हैं उसे अपने अल्फाज में लिख दें। ये हमने अपने अल्फाज में लिख दिए, जो 4 मेन आइडियाज़ थे उन्हें अपने अल्फाज में हमने लिख दिया। ये आपकी समझ लें कि 50% प्रेसी आपकी रेडी हो चुकी है, ड्राफ्ट आपका बन चुका है। अब आप ये फाइनल ड्राफ्ट है, ठीक है। दो आवर कंट्री इज़ पुअर बट रिच इन लैंग्वेजेस, बट बाय टेकिंग कंक्रीट डिसीजन वी कैन एलिमिनेट पॉवर्टी. Resultantly, languages will remain our asset. Additionally,
regional languages can be helpful for the students to understand. It can be possible when accountable people are forced to do so for a very purpose of education. ये था फाइनल ड्राफ्ट, और अब हमने दिया इसको टाइटल कि एजुकेशन की बात हो रही है और रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही है। ये था पूरे के पूरे पैसेज में इन दो चीज़ों के मुतालिक बात हो रही थी, तो हमने सूटेबल टाइटल ये दिया हमने। और अब ये आ चुका है फाइनल फॉर्म जो कि आपने एक्चुअल अपने पेपर पे लिखनी है। वो ये फॉर्म है जो कि आपने अपने पेपर में लिखना है। तो इस तरीके से प्रेसी राइटिंग होती है। प्रेसी राइटिंग के लिए प्रैक्टिस के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप किसी से चेक करवाएं। चेक करवाएंगे, फीडबैक मिलेगा, मिस्टेक्स आएंगी, मिस्टेक्स करेक्ट होंगी, इस तरीके से परफेक्शन आएगी, स्किल इस तरीके से आएगी। आपको अपना कोई एक गुरु रखना पड़ेगा सीखने के लिए। आप ख़ुद से नहीं सीख सकते, कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि आपकी प्रेसी को चेक करे और फिर आपको बताए कि आपने क्या एक्सक्लूड कर दिया और क्या इंक्लूड किया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये था हमारा प्रेसी का। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना है आपने। थैंक यू वेरी मच।